नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं पॉलिटी या सिविक्स के अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के संग्रह के बारे में, जो मिडिल क्लास टीचर एंड टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जाकिर हुसैन ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था, या उपरोक्त में से एक से अधिक ने कहा था, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं कहा था? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। इस हिसाब से ये आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहारों को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम को निषिद्ध किया गया है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? हिंगल ने, ग्रीन ने, या कांट ने? तो मैं आपको बता दूं कि हिंगल ने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है राज्य को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ऑस्टिन ने कहा है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखला में बदल सकती है। लेनिन का कथन था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का अनुकरण करता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद? तो मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना आयोग को क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार था। पंचवर्षीय योजना जो चला था उसका जो सारा क्रियान्वयन कौन करता था? योजना आयोग करता था। इस हिसाब से इसका आंसर होगा ए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। योजना आयोग के स्थान पे अब नया आयोग लाने की जो घोषणा की गई है, नीति आयोग जिसको हम कहते हैं, वो 15 अगस्त 2014 को लाल किला से भाषण के दौरान इस नीति को लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को उसके जगह पे उसकी स्थापना कर दी गई। नीति आयोग को अधिक संघवाद बनाया गया है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मान लीजिए कि आपातकाल लग गया है, उस समय आपके मूल अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित किया जा सकता है, कहाँ से निलंबित किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 352, 356 और 360 भारतीय संविधान के आपातकाल के जो ये प्रकार हैं वो हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम 352 कहते हैं। एक है राज्य में राष्ट्रीय
राष्ट्रपति शासन जिसको 356 कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक कभी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण के आधार पर लागू किया जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जो राइट टू स्पीक 19 नंबर का है और भी इसके अलावा इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो आपके स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के जिन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के भाग को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करेंगे वह भाग निलंबित माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं किया जा सकता है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 8 वर्ष का, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी सौंप सकते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को चुनाव या हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा के ही हेड होते हैं या राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। किसमें निहित होती है? संसद में, जनता में या मंत्रिपरिषद में, या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता कहाँ निहित होती है? जनता में निहित होती है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताते चलूं कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। ऑप्शन संख्या बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति लोकतंत्र पर आधारित है। विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन यूएसए में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका अपना देश भारत है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा हुआ था। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना, बांध और सिंचाई में निवेश करना, शरणार्थियों को पुनर्निवास कराना, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था एक से अधिक, क्योंकि उस टाइम हमारे वहाँ पे कृषि का भी विकास करना था और उस कृषि को आसान बनाने के लिए बांध और सिंचाई में निवेश भी करना था, और जो बाहरी शरणार्थी हमारे वहाँ पे बंटवारे के समय आए थे उनके पुनर्निवास पे भी ध्यान देना था। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी, जिसको हम हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि देखी गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना सिंदरी में 1951 में स्थापित हुआ था। अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? केवल पवन ऊर्जा, केवल ज्वारी ऊर्जा या केवल सौर ऊर्जा? ये तीनों ऊर्जाएं जो हैं वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या डी, एक से अधिक।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, बायोमास आदि स्रोत से प्राप्त होती है। ये संसाधन नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित हैं। ये संसाधन रिन्यूएबल हैं तथा इसमें इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता, यानी कि पर्यावरण को कोई भी प्रदूषण नहीं पहुंचना इनके यूज करने की वजह से। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में 28 फरवरी 2023 तक नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता 168.96 गीगावाट थी। ज्वारीय ऊर्जा भी कभी न समाप्त होने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा है तथा पर्यावरण हितैषी संसाधन है, क्योंकि जब तक गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के और सूर्य के काम करेंगे तब तक टाइड एंड ईव चाहे ज्वार एंड भाटा आता रहेगा और तब हम उस ज्वार का फायदा उठा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का रामपुरवा गांव झांसी में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता के आधार पर चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा स्थान है। भारत में वर्ष 2023 तक या वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2030 तक हम लगभग 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे और अभी 168.96 गीगावाट उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को के रूप में व्यक्त भी जाना जाता है, यानी कि राज्यों के परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि राज्यों के परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों के परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश के किस गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर और उस देश की विकास दर को मापना संभव है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में सरकार को अपने बजटीय नीति को आकार देने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आय लेखांकन विश्लेषण करती है और तत्पश्चात ही आवश्यकता अनुसार अपनी कर एवं उधार लेने हेतु नए नीति बनाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो भारतीय संविधान का 144वां अनुच्छेद या 178वां अनुच्छेद या 166वां अनुच्छेद, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद नंबर 166 जो है वो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के नाम से होती है, वैसे ही राज्य सरकार में राज्यपाल के नाम से होती है। राज्य सरकार के एक मंत्री राज्यपाल के नाम से अपने दायित्व का निर्वहन करता है और राज्यपाल के प्रति व्यक्ति के रूप में एक मंत्री उत्तरदायी होता है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या अभिभाषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया जाता है। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल के प्रावधान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र मांगा जा सकता है। यानी कि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही वो पद पे विराजमान रहेंगे। उसके प्रसाद पर्यंत, यानी कि वो जब चाहेगा तब राज्यपाल की पोस्ट को वो वहाँ से हटा सकता है या चेंज कर सकता है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि वो डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति इनको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने राज्यपाल का पद मनोनीत किया था और वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति, शपथ और उनके सेवा की शर्तों से संबंधित बात कही गई है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 153 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा भारतीय सार्वजनिक धन के एक तरह से गार्ड होते हैं। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पीएसी विचार कर सकती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ये अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था पूरी करने तक रह सकते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको मैं बता दूं बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे तथा जिला स्तर पे। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि वास्तुकार हम बलवंत राय मेहता को ही मानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से स्टार्ट किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी है। वो 75 वर्ष तक लड़ सकते हैं, 70 वर्ष तक लड़ सकते हैं या 65 वर्ष तक लड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो अधिकतम आयु है ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि यानी कि उनकी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इट मीन्स दैट इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि यूएसए से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है जो अब रूस है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिए गए हैं जिसको अब रूस कहते हैं। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण समिति का अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क यानी कि 51 क के तहत रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ लिया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो मूल कर्तव्यों की संख्या अभी भी 10 लगा देते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों की संख्या अब बढ़ के 11 हो गई है। ये बात ध्यान देने योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया था। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया था। किस स्वरूप को? समाजवादी स्वरूप को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण, समाज पर नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण के अधीन रहते हैं। इसे पूंजीवाद का या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो राज्य की
कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः 5 वर्षों के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब कभी भी चाहे तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा जो है मिनिमम कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल व राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य काम करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति के रूप में काम करते हैं। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए गठन किया गया था समिति का। किस समिति का गठन किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। यह भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो भी किसी भी ऑफिसर को जो टाइटल मिला हुआ है उसके अंत की बात करता है, यानी कि आप किसी भी टाइटल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 18 में राज्य, सेना और विद्या के विषयों से उपाधि लेने की छूट दी गई है, यानी कि कुछ मामलों में जो सेना से संबंधित हैं, जो शिक्षक से संबंधित हैं, उनको उपाधि लेने की छूट दी गई है। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि के पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा उपाधियों के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की तारीख से कब तक का होता है? तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक से लेके नियत तारीख से 5 वर्ष तक का होता है, यानी कि पहली बैठक जिस दिन हुई रहती है उससे लेके 5 सालों तक का होता है। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, वो क्या कहलाता है? कौन सा कार्य कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, वो स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य द्वारा सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को कम करना होता है। प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क जो अब समाप्त कर दिया गया है, से भी अत्यधिक राजस्व संग्रह नहीं होने के कारण इसे कागजी कर कहा जा सकता है। राष्ट्र सरकार को ऐसी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च करे तो वह संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय शामिल नहीं है, ईंधन और चारा शामिल नहीं है, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, या इनमें से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की बात की जाती है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल, इन सभी विषयों पे बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के प्राधिकार और दायित्व शामिल हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों को रखा गया है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद नंबर 104? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया जाता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय वितरण को संक्षिप्त में ही बजट कहते हैं हम। वार्षिक वित्तीय वितरण को संक्षिप्त में ही हम
बजट कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 113 के अंतर्गत संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। इसके अनुसार प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है उस पर मतदान नहीं हो सकता है। चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में चुने जाते हैं? उद्योगपति, शिक्षक, स्नातक। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उपरोक्त में से एक से अधिक शिक्षक तथा स्नातक श्रेणी दोनों से चुने जाते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1/3 विधान परिषद एमएलए एमएलसी 1/3 विधान एमएलसी राज्य के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 1/3 सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 यानी कि 12 सदस्यों में से एक सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकगण द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो 3 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 12 सदस्यों में से यानी कि 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हों या स्नातक निर्वाचित करते हैं। उसके बाद 1/6 जो सदस्यों का नामांकन है वो राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव हो। यानी कि 12 सदस्यों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकता है। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि अधीनस्थ विधान पर समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी सरकार या फिर महान्यायवादी किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही कार्य से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्यवाही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत ही विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति का प्रावधान है। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पे, कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे, कि एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में न्यायिक प्रणाली उपरोक्त में से एक से अधिक या सभी पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्ष कौन करता है? 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्ष कौन करता है, यानी कि सदन का अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची पर प्रयुक्त की जा सकती है। इट मीन्स दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी कि आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के थ्रू हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी आप वर्किंग हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा काम करने के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र के स्थान का आवंटन से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ के राज्य क्षेत्रों के स्थान का आवंटन से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में ये अनुसूचियां 8 थी, बाद में 4 अनुसूचियां इसमें ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा
तीसरी अनुसूची उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठवीं अनुसूची में एम टीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 8 जनवरी 1918 को, 14 जनवरी 1919 को, या 10 जनवरी 1920 को, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लीग ऑफ नेशंस का जनक जो है विल्सन वुड्रो को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना किया गया। यूएन में 193 सदस्य देश हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या जर्मनी के संविधान से, या इनमें से एक से अधिक संविधानों से, या उपरोक्त में से किसी भी संविधान से नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाली जो भावना है, इन शब्दों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय का शक्ति, उपराष्ट्रपति पद, वित्तीय आपातकाल, इन सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जर्मन के वाइमर गणराज्य से राष्ट्रीय आपातकाल के निलंबन का प्रावधान किया गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है। सबसे पहली बार लिखित संविधान यूएसए ने अपना बनाया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूएसए में संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश यूएसए को माना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वो भारत है आपका। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन में विकसित संविधान है। संसदीय प्रणाली का जनक देश जो है ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा को लिया गया है, और भारत में गणतंत्री प्रणाली को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक पॉइंट होने जरूरी हैं, क्योंकि वह 35 वर्ष का आयु क्लियर कर लिया हो, देश का नागरिक हो, और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का अटॉर्नी जनरल दिलवाता है, मुख्य चुनाव आयोग दिलवाता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, या इनमें से एक से अधिक दिलवाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दिलवाता? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाने का जो काम करता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, और अनुच्छेद 60 के अधीन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये अनुच्छेद 60 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। जब कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए ये रहा हमारे 40 क्वेश्चनों का आज का श्रृंखला। आशा करता हूँ ये सीरीज अच्छा लगा होगा आपको। चलिए धन्यवाद।